बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आर्टिकल नंबर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कितना वर्क डन होता है ये आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पेस है, ठीक है, हर बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है और वो फोर्स किसी फील्ड की वजह से लग रही है और उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, जो ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं उन पे ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्ट करती हैं तभी उन्हें अपना वेट फील होता है, ठीक है। तो वो जो फोर्सेज ह्यूमन बॉडी पे एक्ट करती हैं वो किस वजह से होती हैं, वो ग्रेविटी की फोर्सेज होती हैं और ग्रेविटी की फोर्सेज वो तभी एक्ट कर सकती हैं जब कोई फील्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब कन्वेंशन हम इसके देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द वर्क इज पॉजिटिव। देखें कि अब जब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तब जो वर्क लिया जाएगा, जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक बॉल है, ठीक है, वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, इस तरह से डाउनवर्ड मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट उसका डाउनवर्ड कवर हो रहा है और जो वेट की फोर्स है वो भी डाउनवर्ड एक्ट करती है। ये बात आप लोगों को पता होगी कि देखेंगे जो भी किसी भी बॉडी पे जो वेट की फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करती है। तो यहाँ पे देखें कि जो वेट की फोर्स है W और जो D है डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इनका जो एंगल बनेगा इनके दरमियान वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू FD कॉज थीटा। तो इसको आप लिखेंगे, वेट की फोर्स mg होती है और d इंटू कॉज 0 डिग्री, ठीक है। इस तरह से पुट करेंगे तो इस तरह से हमारा जो वर्क आएगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द वर्क इज नेगेटिव। नेगेटिव वर्क कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन अगेंस्ट होगी। मीन्स कि अगर आप एग्जांपल लें कि एक बॉडी है, हमने उसको अपवर्ड थ्रो किया, डिस्प्लेसमेंट उसका अपवर्ड कवर हो रहा है बट उस पर जो वेट की फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। जब आप कॉज 180 पुट करेंगे, W इज इक्वल टू FD कॉज 180, तो कॉज 180 -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -FD। तो वर्क डन किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि दोनों की अगर डायरेक्शन फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की अगेंस्ट होगी तो क्या होगा कि वर्क हमारा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द वर्क इज 0। ओके, अब देखें कि वर्क 0 कब होगा, जब परपेंडिकुलर होंगे कौन कौन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। मींस कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हम उसको, जैसे मैंने कांस्टेंट फोर्स के अंदर एग्जांपल दी थी बकेट की, बकेट को डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं बट जो उस पर वेट की फोर्स अगर डाउनवर्ड लग रही है ये, तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 बन रहा है और 90 का एंगल का मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर इस फॉर्म में कोई वर्क नहीं होता, नो वर्क इज़ टू बी डन। नेक्स्ट देखना है कि हमने अब हर पाथ के अलॉन्ग हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है नहीं करता है, तो वर्क डन हम निकालने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ बॉडी में ऑफ मैस m। हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मैस स्मॉल m है। द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A to B अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन ग्रेविटेशनल फील्ड एज शोन इन फिगर। आपके सामने एक डायग्राम बनाई गई है, ये इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें। हमने क्या करना है, A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचना है। A से B तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 पाथ हैं। पहले हम इस पाथ को फॉलो करते हुए B पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, ये पाथ नंबर इसको 1 कह दें। फिर हम इस पाथ को भी फॉलो करते हुए B पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, ये पाथ नंबर 2 है। फिर हम इस वेरिएबल पाथ को भी फॉलो करते हुए B पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, तो इस पाथ को पाथ नंबर 3 कह दें। हम तीनों का वर्क डन निकालते हैं कि किसके इक्वल आता है। अब जो वेट है, आपको पता है कि जो वेट मूव कर रहा है, कोई ना कोई बॉडी है तो जाहिर सी बात है उसमें वेट की फोर्स लग रही होगी और वेट की फोर्स आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो वेट की फोर्स होती है वो हमेशा डाउनवर्ड लगती है, ठीक है। ओके, तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg मीन ये वेट की फोर्स है जो कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक्ट कर रही होती है। सबसे पहले पाथ नंबर 1 देखते हैं। पाथ नंबर 1 हमने किसको कहा है, पाथ नंबर 1 हमारा बनता है A से लेके D तक, D से लेके B तक, ठीक है। पाथ नंबर 1 हमने इसको कह दिया। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहले हम वर्ग निकालेंगे A से D तक का, फिर हम वर्ग निकालेंगे D से B तक का, फिर उनको सम कर देंगे जो भी आंसर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पाथ को कौन सा सॉल्व करें, WADB, तो इज इक्वल टू
ADB के पाथ से हम कैसे जा सकते हैं, पहले हमने वर्क डन करना है A से लेके D तक का ये वाला, फिर हमने वर्क डन करना है D से B तक का ये वाला, तभी हम B पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, WA से लेके D, WD से लेके B तक का आंसर निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें कि अगर हम A पॉइंट से D की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, बट वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है A से D की तरफ, उसका जो वेट की फोर्स होगी वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी, ठीक है, F डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। तो अब इन दोनों के दरम्यान में एंगल कितना बन रहा है, 90। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और हमें पता है परपेंडिकुलर के लिए क्या है, परपेंडिकुलर के लिए कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होता परपेंडिकुलर कंडीशन में, ठीक है। तो अब इसको देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A से लेके D तक, ठीक है, A से लेके D तक जो फोर्स है वो mg है, वेट की फोर्स, और A से लेके D तक का डिस्प्लेसमेंट था, और cos 90 F और D के दरम्यान में 90 का एंगल बन रहा था, cos 90 भी 0 होता है, तो इसको सबसे 0 मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाथ जो वर्क डन आ जाएगा पाथ 1 में AD का, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरे को देखें। अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है, बट वो जो वेट मूव कर रहा है उसमें जो वेट की फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। तो F और D के दरम्यान में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो वेट की फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हम D से B की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हमने सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा, W D से लेके B तक का, ठीक है, F की जगह क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, D से B तक का डिस्प्लेसमेंट हमने जो कवर किया और एंगल कितना बन रहा है F और D के दरम्यान में cos 180 डिग्री, mg एज इट इज़ आ जाएगा, D से लेके B तक का डिस्प्लेसमेंट जो भी हमने कवर किया है वो है, और cos 180 की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -mgh आ गया। अब D से लेके B तक देखें यहाँ पे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो हम D से B तक जाने के लिए कर रहे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट कोई हाइट कवर कर रहा है तो हम D को किसके इक्वल लिख देते हैं, H के इक्वल। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया, mgh आ गया, ठीक है। पहले हमने A से D तक देखा, कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, फिर D से लेके B तक देखा है तो हमारा जो वर्क आया वो -mgh के इक्वल आया है, ठीक है। उसके बाद अब अपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना इस इक्वेशन के अंदर। तो इसके WADB इज इक्वल टू WA से D तक, फिर WD से B तक, तो WA से लेकर D तक आंसर क्या है, 0 आया है, WD से B तक -mgh आया, तो टोटल आंसर हमारा ADB का क्या आ गया है, -mgh आ गया है। तो अब आपने याद रखना है कि जो पाथ 1 का हमने आंसर निकाला है, पाथ 1 के वर्क डन का जो आंसर आया है वो क्या है, आया है -mgh आया है, ठीक है, ओके। उसके बाद अब पाथ 2 को सॉल्व करते हैं। हमने पार्ट 2 को किसका नाम दिया है, हमने नाम दिया है A से C से B तक, इस रास्ते को हमने पाथ 2 कहा है। अब करना क्या है कि हमने यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, ACB आएगा, फिर 2 पोर्शन में डिवाइड होगा वर्क डन ऑफ A से लेके C तक का, फिर वर्क डन C से लेके B तक का, ठीक है। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें, वर्क डन ACB इज इक्वल टू वर्क डन AC, ठीक है, वर्क डन प्लस C से लेके B तक का पॉइंट है। अब पहले हम AC को सॉल्व करते हैं, फिर CB को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो भी वेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है, बट वो जो वेट है उसकी फोर्स, वेट की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी, F इज इक्वल टू mg, डाउनवर्ड लग रही है। तो यहाँ पे देखें इन दोनों के दरम्यान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। चले पहले इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि A से लेकर C तक क्या बन रहा है, mg, फोर्स की जगह mg आ जाएगा, A से C तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और cos 180 डिग्री, cos 180 की जगह माइनस आ गया, AC एज इट इज़, mg एज इट इज़, ओके। अब AC क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि हाइट के लॉन्ग कवर हो रहा है, इसलिए हमने इसकी जगह क्या लगा दी, h लगा दिया है। तो WA से लेकर C तक आंसर हमारा क्या आ गया, -mg h के इक्वल आ गया। अब C से लेकर B तक को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेम देखें इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। C से लेके B तक का जो वेट है, वेट की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, W इज इक्वल टू mg। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 का, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के लिए कोई वर्क परफॉर्म नहीं होता है। तो mg एज इट इज़, C से लेके B तक का डिस्प्लेसमेंट है, cos 90 आ जाएगा, cos 90 0, तो ये सारे का सारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना इस इक्वेशन में। तो WACB इज इक्वल टू WAC प्लस WCB, AC का आंसर क्या है, -mgh, और C से लेके B तक क्या है, 0। तो हमारा टोटल आंसर क्या आ गया है, -mgh। अब ज़रा गौर करें कि हमने 2 अभी पाथ को सॉल्व किया है, इसका भी क्या आंसर आया है, -mgh,
और इसका भी क्या आंसर आया है -mg/h। अब ये क्या शो कर रहे हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हमने थर्ड पाथ को सॉल्व करना है जो कि वेरिएबल पाथ है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वर्क डन along curve path, divide the path into horizontal and vertical steps as shown in figure। अब थोड़ा सा इस को गौर करेंगे, वही डायग्राम है। इस डायग्राम में से सिर्फ ये जो वेरिएबल पाथ है इसको ले लिया गया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस पाथ को थोड़ा सा गौर करें कि ये जो पाथ है ये ना ही कम्प्लीटली एक्स एक्सिस में है ना ही कम्प्लीटली वाई एक्सिस में है। इसका कुछ पोर्शन एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग है और कुछ पोर्शन वाई कंपोनेंट के लॉन्ग है। तो हम क्या करते हैं, इस पाथ के कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। कैसे, देखें कि ये फर्स्ट इस तरह से, सेकंड ये इस तरह से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखें कि इसको थोड़ा सा मैं इधर बना रही हूँ। सबसे पहला पैच इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डेल्टा x1 का कंपोनेंट है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट है। फिर हम अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये डेल्टा y1 आ जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसी तरह फर्दर ये डेल x2 आ जाएगा, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट है। फिर वर्टिकल कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह आगे चलता जाएगा अप टू n नंबर तक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, चलें उसको देखें। कि देखिए कि हमने इसको वर्क डन, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए से लेके बी तक का जो पाथ है वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है, WH प्लस WV। WH का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का वर्क और WV का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट्स का वर्क, ठीक है। तो देखें कि नो वर्क इज़ डन फॉर दी स्टेप बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होता बिकॉज क्योंकि जो mg है वो परपेंडिकुलर है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो हॉरिजॉन्टल का आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व भी करके बताती हूँ। देखें यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1 वो इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, ठीक है। और जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है, F = mg। तो यहाँ पे देखें ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमने कहा था परपेंडिकुलर की वजह से कोई वर्क कवर नहीं होता है। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए हमने सिंपली इसको क्या कर दिया है, WH = 0 लिख दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर भी लें तो WH क्या आ जाएगा, WH = W1 प्लस W2 प्लस अप टू, इसको हम क्या करेंगे, WN तक लिख लें, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वेट की फोर्स mg आ जाएगी, डेल्टा x1 पैच 1 आ जाएगा, डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn तक, और cos 90 डिग्री आ जाएगा। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वर्क डन क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब वर्टिकल कंपोनेंट का निकालना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को थोड़ा सा देखें कि अब हम अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, जो वेट की फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कि वर्टिकल कंपोनेंट का अब हमने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक वर्क डन अलॉन्ग अ वर्टिकल कंपोनेंट WV यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट का वर्क डन। तो mg सबसे पहले पैच का निकालेंगे तो वेट की फोर्स mg आ जाएगी, और पैच नंबर 1 है तो उसको हमने डेल्टा y1 कहा है, और दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, cos 180 डिग्री प्लस। अब दूसरा भी सेम टू सेम वैसे ही है, क्या है कि डेल्टा y2 अपर डायरेक्शन में कवर हो रहा है, ठीक है, और जो वेट की फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है। तो एंगल कितना बन रहा है, 180। तो यहाँ पे डेल्टा y2 आ जाएगा, cos 180। इसी तरह अप टू n तक यही फॉर्म चलती रहेगी। अब यहाँ पे देखें कि mg और cos 180 कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लें, ठीक है। उसको बाहर निकालिए, बाहर निकालने के बाद यहाँ पे mg और cos 180 को बाहर निकाल लें तो अंदर ये डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा yn तक रह जाएगा। अब cos 180 किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ पे cos 180 लिख लें, cos 180 = -1। तो -1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे -mg और ये सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो डेल्टा y1 है, ये जो y कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट है, ये इन द फॉर्म ऑफ हाइट कवर हो रहा है। तो हम इनको सबको किसके इक्वल, h की इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे जो WV आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, -mg h आ जाएगा। तो अब हमारा जो ए से लेके बी तक का पाथ के कंपोनेंट सॉल्व हो चुके हैं। अब ए से लेके बी तक का WH था प्लस WV था। WH का आंसर 0 आया है, WV का आंसर -mg आया है। तो देखें ए से लेके बी तक का आंसर क्या आया है, -mg h आया है। तो ये क्या शो करती हैं कि तीनों पाथ ए से लेके DB, ठीक है, WADB, WACB, WAB, इन तमाम का आंसर क्या आया है,
माइनस mgh आया है। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हैं, चाहे पाथ जो मर्जी हो, इनका आंसर अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। अब देखें कि कंसीडर अ क्लोज पाथ। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने कह दिया कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, पाथ को फॉलो नहीं कर रही हैं, इसी वजह से इसका आंसर सेम आया है। तो इस तरह के फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन मैं लास्ट बताती हूँ। अब यहाँ पे देखें कि अब हमने क्या करना है, एक क्लोज पाथ का आंसर निकालना है। तो क्लोज पाथ को हम कैसे निकालते हैं, ओके अब हमने क्या करना है, क्लोज पाथ का आंसर निकालना है। तो क्लोज पाथ क्या बन रहा है, कंसीडर क्लोज पाथ। हमारे पास एक क्लोज पाथ है, ए से लेके डी, डी से लेके बी तक, बी से लेके ए तक। अब एक क्लोज पाथ बन रहा है ए डी बी ए, ठीक है। एक ये पाथ है क्लोज, दूसरा क्लोज पाथ बन रहा है ए से लेके सी तक जाएं, सी से बी तक जाएं, बी से दोबारा ए पॉइंट पे आए, तो ये क्लोज पाथ। दो क्लोज पाथ बन रहे हैं, एक मैं सॉल्व करूँगी और एक आप लोगों ने सॉल्व करना है इसको, ये आप लोगों की असाइनमेंट है यहाँ पे। तो पहले ए डी बी ए को सॉल्व करते हैं। तो द बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू डी, डी टू बी एंड देन बी टू ए। द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन अलॉन्ग द पाथ। तो हम कैसे निकालते हैं कि देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, डब्ल्यू ए डी बी ए। तो इसको हमने कैसे लिखना है, डब्ल्यू ए से लेके पहले डी तक का वर्क डन प्लस डब्ल्यू डी से लेके बी तक का वर्क डन है, यहाँ पे डी से बी तक का वर्क डन लिख लें। उसके बाद प्लस डब्ल्यू बी से लेके ए तक का वर्क डन है, ठीक है। अब हम इन स्टेप्स का वर्क डन निकालेंगे, निकालने के बाद हमने इसमें क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। तो यहाँ पे देखें कि डब्ल्यू ए से लेके डी तक का कैसे आया है, कि देखें ए से लेके डी तक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। और वेट की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो वेट की फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। ए डी डिस्प्लेसमेंट है और कॉज 90, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। एम जी एज इट इज़, ए डी एज इट इज़ 0, तो यहाँ पे सारे का सारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपने सॉल्व करना है किसको, अब आपने सॉल्व करना है डी से बी तक को। अपर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, वेट की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, एफ इज इक्वल टू एम जी, एंगल कॉस 180 डिग्री बन रहा है। वेट की फोर्स की जगह एम जी आ गया है, डी से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और कॉस 180 डिग्री आ जाएगा, कॉस 180 की जगह -1 आ गया है। ए डी, ठीक है, यहाँ पे डी बी आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, डी से लेके बी आएगा। तो यहाँ पे डी भी लिख लें, एम जी और फिर माइनस एम जी आ गया, और ए डी ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि हाइट के लॉन्ग कवर हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं। तो डी से लेके बी तक का आंसर क्या आ गया है, -mgh। अब हमने निकालना है बी से ए तक का पाथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि जो बी से ए से बी तक का हमने जो आंसर निकाला था वो -mgh आएगा। तो अगर बी से ए तक आ रहे हैं तो +mgh आएगा। इस तरह भी याद रख लें। दूसरा मेथड मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। देखें अब हम आ रहे हैं डाउनवर्ड, वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड कवर हो रहा है, डेल्टा y1 फिर डेल्टा y2 इस तरह से। तो यहाँ पे देखें अगर ये कंपोनेंट डाउनवर्ड आ रहा है और वेट की फोर्स भी डाउनवर्ड लग रही है, तो इन दोनों के दरम्यान में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। इसी तरह डेल्टा y2 के लिए भी डेल्टा y2 डाउनवर्ड कवर हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है, और वेट की फोर्स तो आपको पता है कि वो लगती ही डाउनवर्ड है। तो अब फोर्स का कंपोनेंट और जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है, y का जो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो भी क्या है, डाउनवर्ड। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से कोई वर्क डन कवर नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि 90 का एंगल बन रहा होता है, इस वजह से कोई वर्क डन नहीं होता है। तो डब्ल्यू ए डी बी से लेके ई तक को हमने कैसे सॉल्व करना है, बी से लेके ए तक को हमने दोबारा से बी से लेके ए तक इज इक्वल क्या आएगा, डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू वी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से 0 वर्क डन आएगा। अब डब्ल्यू वी की वजह से क्या आ जाएगा उसको देख लेते हैं। वेट की फोर्स एम जी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y1 है पहले पैच का, फिर उन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा है। इसी तरह अप टू एन तक हमने नंबर लिख लेने हैं। एम जी और कॉस 0 डिग्री कॉमन आ रहा है, इनको बाई निकाल लें। तो कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, वो पुट कर दें तो एम जी आ जाएगा। और ये सारे के सारे जो डिस्प्लेसमेंट है वाई कंपोनेंट का, ये हाइट के लॉन्ग कवर हो रहा है, तो इसलिए हमने इन सब को किसके इक्वल लिख देना है, एच के इक्वल। तो डब्ल्यू बी से लेके ए तक आंसर क्या आ गया है, +mgh आ गया है। अब आपने क्या करना है, डब्ल्यू ए से लेके डी, ए डी बी ए क्लोज पाथ, वो किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू ए से लेके डी, फिर डी से बी, बी से ए से लेके डी तक आंसर 0 आया है, डी से बी तक -mgh, और बी से ए तक का आंसर आया है +mgh। जब आंसर इनका है इक्वल टू, तो हमका होल आंसर क्या आएगा, 0। तो जब भी किसी क्लोज पाथ का आंसर इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है
कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, मींस कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया अगर मैं उसी पॉइंट पे एंड करूँ तो इसका जो वर्क डन कवर होगा, जो वर्क डन हमें गेन होता है वो इक्वल टू 0 होता है, नो वर्क इज़ टू बी डन। तो मैंने बताया है कि अगर आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, अगर तमाम पाथ्स का आंसर सेम आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि कंजर्वेटिव और ऐसे पाथ को जो पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखें द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। वो वर्क डन जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, तो उनको कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। या फिर किसी भी क्लोज पाथ का आंसर 0 आ जाता है तो ऐसी जो फील्ड होती है उसको कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। लाइक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये फील्ड जो होती हैं ये डिपेंड नहीं करती हैं पाथ्स के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कैसी फील्ड कंजर्वेटिव होती हैं। अब अगर आपने यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का बनाना है तो कैसे बनाएंगे कि जो वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा हो उनको नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं, और जिनका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आए तो उनको कंजर्वेटिव फील्ड्स कहते हैं। तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।